तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो बीए बीकॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो मैं यूनिट सेकंड आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, पार्ट 1। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो उसमें मैंने यूनिट 4 कंप्लीट करा दी है, यूनिट 3 कंप्लीट करा दी है। तो यूनिट फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। इस वीडियो में यूनिट सेकंड में आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट 1। और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022 का, तो जो कि अब सेकेंड टाइम है 2 फरवरी 2024 में, तो उसके लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये पेपर केवल एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से था। तो आप उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, सीधा क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस करेंगे। मैंने आंसर टिक लगा दिए हैं इस पर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो वह ऑप्शन डी, तादात्म्यीकरण क्रिया। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं अनुमान लगाना। सहज ज्ञान निर्णय, तो वो क्या है? ऑप्शन सी की सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 4, अधो लिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो वह निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है, तो वो होती है अनिश्चितता। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो माल और सेवाएं, लोग और निवेश, इन्वेस्टमेंट, तो ये सभी होता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन है ना, इंग्लिश में लिबरलाइजेशन उदारीकरण को कहते हैं और वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ है, तो देखिए, अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना भी हो सकता है, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना भी हो सकता है, और अर्थव्यवस्था को खोलना भी हो सकता है, जिसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1995 में। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? तो वो होता है बाहरी व्यापार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे हम इंग्लिश में MNCs बोलते हैं ना, शॉर्ट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, को क्या आकर्षित करती है? उसको सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार मांग दोनों ही आकर्षित करती हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है कि ए और बी दोनों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में किसके द्वारा सफलता प्राप्त की है? WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने थे? तो वो थे 149। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो वो है आयात पर कर बढ़ाना। बाजारों का एकीकरण का मतलब है कि घरेलू बाजारों से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद और प्रतिस्पर्धी मूल्य, कॉम्पिटिटिव प्राइस जो होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है,
तो डी आंसर है इसका करेक्ट कि यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है ना, तो नहीं पूछ रहे आपसे, तो यही है इसका आंसर। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? तो वो है सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा, तो वो होगा कि उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होगी। किसने कहा है कि निर्णय लेना योजना का मूल है? ये ऐसी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं जो विवेक और निर्णय की मांग करती हैं। तो वो कहा कुंटज ने। नियोजित और अनियोजित निर्णयों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? R.E. विलियम्स के द्वारा। व्यक्तिगत निर्णय किसे कहते हैं? तो ये तो आप जानते हैं कि जो खुद के लिए या स्वयं के लिए होते हैं। ऐसे निर्णय जो किसी विशेष परिस्थिति या समस्या के आने पर लिए जाते हैं और पूर्व नियोजित नहीं हो पाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अनियोजित निर्णय। जो निर्णय प्रशासन के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एकाकी निर्णय, सोल डिसीजन। किस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है? नियोजित निर्णय। जो निर्णय किसी संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संगठनात्मक निर्णय। निर्णय लेने का अर्थ है कि, तो तीनों ही इसमें करेक्ट है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने का कौशल और निर्णय लेना और समस्या का समाधान। निर्णय का अर्थ है कि क्या है? डैश करना और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले विचार विमर्श किया जाता है ना, सी करेक्ट आंसर है। निर्णय निर्माण का प्रथम चरण क्या होता है? तो वो होता है लक्ष्य निर्धारण। निर्णय लेने वाले व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए? तो तीनों होने चाहिए कि महत्वपूर्ण कारकों की पहचान का कौशल, नैतिक निर्णय लेने का कौशल और विकल्पों के मूल्यांकन का ज्ञान। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। व्यापार और संगठन के दिन प्रतिदिन के लिए जाने वाले निर्णय को किस नाम से परिभाषित किया गया? तो उसे कार्यात्मक निर्णय कहा जाता है। डैश के अनुसार संगठनात्मक और एकीकृत निर्णय दोनों को अलग विभाजित किया जाता है, ये कहा है चेस्टर आई बर्नार्ड ने। हर्बर्ट साइमन पद्धति में निर्णयों का विभाजन निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो कार्यात्मक निर्णय और अकार्यात्मक निर्णय, है ना। सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों के आधार पर। निम्न में से कौन सी समस्या का विश्लेषण करने का तरीका है? तो इसमें तीनों ही करेक्ट हैं कि वैकल्पिक समाधान, निर्णयों का क्रियान्वयन और निर्णयों की प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को हम इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। तो उपयुक्त सभी इसके अंग हैं, तो डी राइट है कि उपयुक्त सभी इसके अंग हैं। निर्णय प्रक्रिया को न्यूमैन और डैश ने 4 चरणों में विभाजित करके समझाया है, तो वो है न्यूमैन और वॉरेन। निर्णय लेने में हमेशा डैश विकल्प शामिल होते हैं, 2 से अधिक। जब किसी विशेष परिस्थिति या लंबे समय के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अकार्यात्मक निर्णय कहते हैं। किसी भी संगठन या व्यापार में लिए जाने वाले निर्णयों का विभाजन निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय और दैनिक आधार पर लिए जाने वाले निर्णय, उपयुक्त दोनों के आधार पर लिया जा सकता है ना, सी इसका राइट आंसर है। निर्णय
निर्माण की प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण के बाद आप क्या करेंगे? तो वो समस्या की विस्तार से व्याख्या करेंगे। सी करेक्ट है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरण में विभाजित किया है? 3 चरणों में। एक प्रबंधक को भविष्य में उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना चाहिए, है ना? तो यह सभी कुछ डैश के अंतर्गत आता है। तो यह सभी कुछ निर्णय निर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी करेक्ट है। गीता के पंचदश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 20। कोपरा का अर्थ किससे है? देखिए, कोपरा मतलब हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। एगमार्क प्रमाण पत्र है। देखिए, एगमार्क जो है ना, जितने भी रिफाइंड होते हैं या जो सरसों के तेल होते हैं, कभी भी आप उनकी बोतल को देखिएगा तो उनके लेबल पर प्रिंट होता है एगमार्क का, है ना? तो सही आंसर क्या हो गया? खाद्य तेलों का। उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं, तो इसे हम उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वो 24 दिसंबर में मनाया जाता है। ISI शब्द चिन्ह जो लोगो होता है वो देखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ब्लैक कलर से ISI का लोगो होता है। तो जो इतने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान आते हैं ना, उन पर भी होता है और अदर पर भी होता है, लेकिन जो सोने के आभूषण होते हैं उस पर नहीं होता। खाद्य तेलों पर एगमार्क का होता है और अनाजों पर नहीं होता। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है वो बिजली के सामान पर, है ना, इसका राइट आंसर है। कभी भी देख लीजिएगा ISI। उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो जो सुरक्षा प्राप्त करने या पाने का अधिकार होता है। भारत में उस एजेंसी को ज्ञात कीजिए जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं, निर्धारित करती है। वो हो गया आपका कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप हॉलमार्क चिन्हित कर पाएंगे। देखिए, हॉलमार्क जो होता है ना, अक्सर आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, जैसे तनिष्क का आता है, ठीक है, तो हॉलमार्क हो गया, तो वो जेवर पर आता है। जितने भी आभूषण ये होते हैं, जेवर जो होते हैं, उन पर होता है, ठीक है। ये जो सोने के आभूषण जो दिया है, कई बच्चे इस पर भी टिक लगा देंगे, तो याद रखना इस पर नहीं होता, जो जेवर होते हैं उस पर होता है, ठीक है। ए करेक्ट है आपका। जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 लाख रुपए तक, है ना। बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया? सन 1985 में। गीता के 14 अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 24। जिला उपभोक्ता फोरम वह सभी शिकायतें सुनता है जहां सामान अथवा सेवा का मूल्य निम्न से अधिक नहीं होता। 20 लाख। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, देखिए 1986 से लागू हुआ था। भारत में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 से 1986 से लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि व्यवसाय मानव कल्याण का साधन है और सामाजिक न्याय के साथ विकास का साधन है। व्यवसाय का नैतिक औचित्य है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण का औचित्य, अब औचित्य क्या हुआ? यह हुआ कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि से है। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, तो इसमें भी तीनों करेक्ट हैं कि वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त मंच में शिकायत दर्ज कराना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना, वस्तु और सेवाओं की
गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील होना। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है कि इनमें से सभी उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो तीनों एक्ट के द्वारा, संविदा अधिनियम 1982 द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा। ठीक है ना। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी के द्वारा। वस्तुएं निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप हैं, यह सुनिश्चित करता है। तो ISI चिन्ह भी जो होता है, FPO भी जो होता है चिन्ह होता है, और जो हॉलमार्क होता है, तीनों ही होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताने वाला चिन्ह होता है, तो देखिए वो होता है FPO चिन्ह। गीता के सप्तदश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 28। गीता के अष्टादश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 78। गीता में कौन सी विधा बताई गई है? ब्रह्म विद्या। गीता कौन सा शास्त्र है? तो वो एक योग शास्त्र है। गीता में कौन सा योग नहीं है? हठ योग। कुरुक्षेत्र के रण में कौन सा वाद्य नहीं बजाया गया? तो वो है वंशी। गीता किसका सार है? तो गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। देखिए रामायण से कोई मतलब नहीं है गीता का, ध्यान रखिएगा। तो गीता जब महाभारत हुई थी तो तब गीता का सार हुआ था। गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, तो उपनिषदों का सार है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन को भगवान ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी गीता बताई? तो वो भगवत गीता बताई थी, ध्यान रखिएगा। धनंजय ने कौन सा वाद्य बजाया? तो वो देवदत्त था। महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की है? तो वो थी 48 कोस की। पितामह किसको कहा गया है? तो आप सभी जानते ही होंगे, भीष्म को कहा जाता था, भीष्म पितामह, है ना। और महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ? तो आप सब जानते ही हैं, द्वापर युग में हुआ। रामायण का जो था वो जो युद्ध हुआ था रावण का, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ, तो वो त्रेता युग में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले युग था सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? भीष्म पर्व में है। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो वह है 12वां और 15वां। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये है पाल मजूर की, और ये कई बार आई हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाली पाल मजूर की है। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, परिभाषा किसकी है? तो यह पाइले की, ये भी कई बार पूछा गया है। विपणन एक व्यावसायिक दर्शन है, यह कथन है, तो यह है विलियम जे स्टेंटन का, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार पूछा गया। ये सारे के सारे जो चारों जो ये पूछी गई है ना, तीनों 75, 76, 77, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो विलियम जे स्टेंटन है। विपणन का लाभ है, विपणन को इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, व्यवसायियों को भी होता है और निर्माताओं को भी होता है। तो डी करेक्ट आंसर है सभी को। विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है, किसको? उत्पादक और उपभोक्ता को। व्यवसाय के लिए विपणन है तो विपणन अनिवार्य होती है, ठीक है ना। विपणन पर किया गया जो धन है उसे हम क्या कहते हैं? वो एक इन्वेस्टमेंट होती है, विनियोजन होता है। विपणन व्यय भार है किस पर? उद्योग पर। विपणन संस्थाओं में सम्मिलित है, तो उत्पादक और निर्माणगत, मध्यस्थ और सुविधा देने वाली संस्थाएं, तीनों इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो शिक्षण। ठीक। विपणन अवधारणा है, तो देखिए वो उत्पादोन्मुखी भी होती है, यानी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड, विक्रम उन्मुखी भी होती है, सेल्स ओरिएंटेड, और ग्राहकोन्मुखी भी होती है, कस्टमर ओरिएंटेड। तो डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। विपणन
अवधारणा का महत्व है तो समाज के लिए, उत्पादक के लिए और उपभोक्ता के लिए सभी का होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि एक सुप्रसिद्ध विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना होता है, जो कि संगठनात्मक लक्ष्यों की संतुष्टि का आधार है। फिलिप कॉटलर जो है द्वारा ये कहा गया है। सही आंसर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विपणन के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग, तो उसका आंसर है फिलिप कॉटलर। ठीक है। विपणन की उपयोगिता अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है रिचर्ड बर्स्किग द्वारा। विपणन की अपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कारण है। तो यह विचार किसके हैं? ये हैं पीटर एफ ड्रकर के। विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं के निष्पादन से है जो कि उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को निर्दिष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो यह है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। विपणन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? तो सीधी सी बात है, कस्टमर से होता है या कंज्यूमर से होता है ना, उपभोक्ता से। विपणन की आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती, तो वो है ग्राहकों की असंतुष्टि। ठीक है ना, ये नहीं करती, पूछा है। चलिए, तो डी करेक्ट आंसर है। विपणन का वाणिज्यिक कार्य यानी कि जो कमर्शियल फंक्शन है वो कौन सा नहीं है? तो वो है कच्चे माल का भंडारण। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विपणन वह है जो अर्थ विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजों को खोलती है। ठीक है, चाबी। विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना। यह कथन किसका है? तो यह मैल्कम मैकनियर का। जिस प्रकार विपणन क्रिया वस्तु का उत्पादन पूर्ण करने पर प्रारंभ नहीं होती है, उसी प्रकार ये क्रिया वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ भी समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, समाप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका? तो यह है यानी कि विलियम जे स्टैंटन का। विपणन में मुख्य रूप से पहचान एवं संतुष्टि पर जोर दिया जाता है। तो वह ग्राहक की आवश्यकताओं पर, क्योंकि ग्राहक जिस तरीके का सामान चाहता है कंपनी उसी तरीके का सामान बनाती है। समंकों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या के विपणन निर्णयों के निर्देशन को कहा जाता है। तो उसे हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक है, विपणन शोध। विपणन के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो उत्पादन, आपका जो है नियोजन और विकास, परिवहन, बाजार सूचना, सभी होती है। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। इस कथन से क्या अर्थ निकलता है? तो तीनों सही है इसमें कि अच्छी किस्म का माल और सेवाएं प्रदान करना, उचित कीमत वसूल करना और विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। विपणन की उत्पाद अभिमुखी विचारधारा में शामिल नहीं होता। क्या? तो वो होता है कि ग्राहक की आवश्यकताओं को प्राथमिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जोखिम, जो प्रतियोगिता के आधार पर मूल्य के बदलाव के कारण ग्राहक की प्राथमिकताओं और मांग के कारण उत्पन्न होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बाजारी अथवा आर्थिक जोखिम के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यूअर्स, इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि लगभग 24 मिनट की वीडियो हो गई है। तो फिर से आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। और आपको जो भी कोई वीडियो मिले ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा
ताकि वो भी जो है इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएँ। और पूरे लगभग जो है मेरी इस प्लेलिस्ट में आपको जो है लगभग 900 के आसपास एमसीक्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि 842 एमसीक्यूज़ तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और 100 एमसीक्यूज़ आपके हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो 942 तो एमसीक्यूज़ ये हैं, और अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अरेंज कर रहा हूँ अगर वो भी मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। तो आप सभी चैनल पे मेरे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।